अब तक हमने जो डिस्कस किया इसमें डाउट है किसी को? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, अब तक हमने क्या क्या देखा है? एक तो हमने देखा है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? K Q1 Q2 upon R square। हाँ, तो कुलोम्स लॉ कहते हैं ना इसे, कुलोम्स लॉ हमने देखा। तो कुलोम्स लॉ से हमें दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस पता है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड साइन पता है तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कोई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए। Sir, it is an intrinsic property of the nature that an electric field exists in the space around an electric charge. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ A native of the nature that द नेचर। that exists electric field around the charge, space around the charge. हाँ, हमने ये देखा था कि अगर हम स्पेस में कोई चार्ज रखते हैं क्यू, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब चार्ज का जैसे प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रिपेल करते हैं, वो चार्ज का प्रॉपर्टी ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज का एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज जहां भी एग्जिस्ट होता है उसके आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो भी हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये चार्ज क्यू है तो इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो किए ना हमने बहुत सारे। आपको ये दिख रहा है ना? हेलो, आपने म्यूट किया है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फोर्स सर की इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा क्वेश्चन में, कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू दो क्यू होगा ना सर। के क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एक ही क्यू कट जाएगा तो आर स्क्वायर से पड़ेगा बाय आर स्क्वायर, यही क्या? हाँ, यही आंसर बताया क्या आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका? हाँ सर बोलिए। अगर ये बताया तो ये सही, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? सपोज यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, तो इस पे फोर्स कितना होगा? के क्यू1 क्यू2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाय क्यू। तो इसे क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir.
तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था कल, ये एक रिंग है, इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज दिया है और इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर से एक्चुअली एल डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये किया आप में से किसी ने? हेलो सर। हाँ बताइए, हो गया क्या क्वेश्चन? सर 2k पाई बाय आर स्क्वायर बाय प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में सर, नीचे से नीचे, नीचे हाँ ये ब्रैकेट में पूरा पूरा होल ब्रैकेट, फिर इंटू एल बाय ऊपर से एल मल्टीप्लाई बाय एल बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऊपर क्या? नहीं सर नीचे, बाय रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आया हम्म। क्यू, क्यू होगा इसमें क्यू। सर क्या? सर कॉस थीटा तो आपने निकाल दिया था, उसी से फिर इंटीग्रेट किया था के डी क्यू को, हाँ, इसमें और एल क्यू, का क्यू वैल्यू का आर टर्म नहीं आया क्या? हेलो सर, क्या बोला आपने? हम्म, क्या बोला आपने अभी? इसमें क्यू भी तो आएगा, ये क्यू थोड़े कैंसिल होगा। सर क्यू का ही वैल्यू तो 2 पाई मैंने रखा, डी क्यू ही ना है। हाँ, अच्छा डी क्यू है तो उसी को ना हम क्यू को ही तो वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, और कोई किस पे पुट करेंगे? और ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम फिर से सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे एक डी थीटा एंगल लिया और इसमें जो चार्ज होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था डी क्यू, तो डी क्यू कितना होगा? 2 पाई आर लेंथ में टोटल चार्ज कितना है क्यू। तो ये जो लेंथ है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई एंगल में क्यू है, तो डी थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा? तो ये डी क्यू हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, अब हम इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे और एक एक्सियल। तो हम ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमने देखा था ना। इसके ऑपोजिट जो चार्ज होगा डी क्यू, डायमीटर के लिए ऑपोजिट, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसे कैंसिल हो जाएगा। तो सारा जो चार्ज है इसका जो एक्सियल कंपोनेंट है वो सिर्फ ऐड होगा, तो हम बस उसको ऐड करेंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है तो हमें क्या फाइंड करना है? ई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इस चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं डीई लिखता हूँ, मतलब जो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस डी क्यू की वजह से। तो वो कितना होगा कि Q1, Q तो ये है डी क्यू, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Q बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, इसका स्क्वायर, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हम लिखेंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल। तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा एल बाय ये हाइपोटेनस का लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटू एल बाय हाइपोटेनस का होगा ये लेंथ। ठीक है, तो ये सिर्फ ये जो dq चार्ज है इसके वजह से जो फील्ड का कंपोनेंट है एक्सियल डायरेक्शन में वो है। अब हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट कर देंगे।
तो ये भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा वो, और इसमें के भी कांस्टेंट है, ये कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ डी थीटा जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, बाकी सारा बाहर आ जाएगा। तो के क्यू 2 पाई मैं नीचे लिखता हूँ 2 पाई, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका ये पावर 1 है ना, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तब 1 + 1/2 हम 3/2 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। और ये एल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो सब कुछ हमने लिख दिया, बस ये डी थीटा बचा है, इंटीग्रेशन डी थीटा, और ये थीटा 0 to 2 पाई हम वेरी करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होता है, थीटा होता है ना, गलत हो यस गया, हेलो थीटा 0 to 2 पाई करेंगे तो कितना होगा आंसर, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, AQL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब नोट करना है तो कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है ना, ये क्लियर है सबको, कुछ डाउट होगा तो भी पूछ लीजिए। हेलो सर डी क्यू कैसे आया एक बार बता दिए। डी क्यू तो सिंपल यूनिटरी मेथड से आएगा ना, 2 पाई पूरे एंगल कितना है, ये 2 पाई होता है ना सर्कल का टोटल एंगल, यस सर तो 2 पाई एंगल में अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो ये डी थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा, वही कैलकुलेट कीजिए सिंपल यूनिटरी मेथड से, तो ये इतना आ जाएगा। डी यूनिटरी मेथड तो आपने स्कूल ठीक में है ही सर पढ़ा होगा, एक समझ पेन में 5 DQ रुपए का है स्मॉल तो 10 पेन कितने रुपए का आता है, वही है। यस सर ठीक है सर DQ स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, अभी और किसी को डाउट है इसमें या क्लियर है, आगे बढ़े क्या। यस सर। ठीक है, तो 11th में हमने वर्क पावर एनर्जी भी चैप्टर पढ़ा था, तो उसी का यूज इसमें होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज कैपिटल क्यू है, तो सपोज ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, इसका पोजीशन फिक्स्ड है यहाँ पे, और एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, तो हमने क्या किया, ये इनिशियली एल डिस्टेंस पे था, और हमने कुछ फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस क्यू को यहाँ तक लाया L/2 तक, फाइनली दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 हो गया, ठीक है, मतलब ये क्यू बाद में यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है ये जो फोर्स है इसने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय फोर्स F।
हेलो सर। हाँ बताइए। सर के क्यू एल स्क्वायर इंटू एल। के क्यू एल स्क्वायर नहीं सर, के क्यू बाय एल स्क्वायर डिवाइड में के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू एल, मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है ना, तो सर एल एल कट गया तो के क्यू एल हो गया। के के क्यू क्यू बाय बाय, एल। हाँ यही है सर। आपने क्या क्या डिस्टेंस इंटू फोर्स, यस सर। फोर्स कितना लिया? फोर्स के क्यू बाय एल स्क्वायर है। और डिस्टेंस? डिस्टेंस एल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? एल बाई टू ही तो ट्रेवल किया ना यहाँ से यहाँ तक। तो इधर फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है सर, तो एल बाई टू। एल बाई टू। लेकिन ये जो फोर्स है ये आपने जब चार्ज यहाँ पे था तब कैलकुलेट किया है के क्यू स्क्वायर बाय एल। अब ये फोर्स बीच में अगर मान लीजिए क्यू यहाँ पे आ गया तो ये फोर्स तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर, तो डिफरेंशिएट कर देंगे किसको डिफरेंशिएट करेंगे? फोर्स को। तो क्या होगा? तो सर जहाँ तक पहुँचेगा वहां तक पता चल जाएगा। नहीं सर, डिफरेंशिएट तो नहीं आएगा, इंटीग्रेट ही सर, एल से लेके एल बाय टू तक। हाँ आपको याद है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में? हाँ यस सर। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो वही इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। फॉर्मूला बताइए क्या है इंटीग्रेशन? अंदर में सर एफ होता है, और एफ। और ऊपर कुछ वैल्यू जहां से जहां तक गया, मतलब इंटीग्रेशन में सर तो मैक्सिमम और बस मिनिमम। यही फॉर्मूला है क्या बस? नहीं सर, अब बस हो गया डी, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है डी बाई डी एक्स या डी टी, जो हाँ बताइए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डी क्यू होना चाहिए चार्ज यहाँ में। पे यहाँ पे डी क्यू होगा? नहीं, चार्ज तो डिस्टेंस पे मैटर करता है, डी एल होना चाहिए। डी एल। डी एल होगा क्या? यस सर। ठीक है आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट कीजिए। ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, याद है आपको? यस सर। और ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी पोजीशन होगा इनिशियली वो, और यहाँ पे होगा फाइनल। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना आता है।
आया क्या आंसर? हो रहा है क्या ये सवाल? बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये कैपिटल क्यू है, यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये स्मॉल क्यू चार्ज को हम, ये पहले एल डिस्टेंस पे था यहाँ से, और बाद में L/2 डिस्टेंस पे, तो फोर्स कुछ वर्क डन करेगा ना, कुछ वर्क करेगा ये फोर्स, तो ये कैलकुलेट करना हमें कितना वर्क होगा। सर जब चार्ज को वहां से एल के पास ला रहे हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी ना। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बस इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी कितना वर्क होगा ये फाइंड करना है। सर मेरा -4kq/L आया। -4kq/L। मतलब कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू? और इंटू L हो जाएगा, मतलब L/2। तो क्या? सर डिस्टेंस को तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, डॉट प्रोडक्ट। आप फाइनल आंसर बताइए, वर्क कितना हुआ? L कट गया तो 2kq -2kq। -2k? हाँ सिर्फ इतना? सर क्यू हाँ भी है, क्यू क्या? -kq -2kq। यही आंसर आया क्या आपका? नहीं सर, क्यू भी है इसमें, -2kq। -2kq? हाँ यही है सर। ये कैपिटल क्यू है क्या? हाँ सर कैपिटल। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करके देखते हैं। ये फोर्स जो है इस स्मॉल क्यू पार्टिकल पे, ये फोर्स हमेशा चेंज होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इस कैपिटल क्यू से चेंज हो रहा है। तो सपोज ये किसी डिस्टेंस पे था, एल डिस्टेंस पे, अब हमने इसे dl डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो कुछ छोटा सा वर्क डन होगा। तब हम इस स्मॉल चेंज में ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इस पे जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, वही फोर्स ये कैपिटल एफ भी लगा रहा है लेफ्ट की तरफ। तो कैपिटल एफ का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, के क्यू, ये स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब इस लेंथ को मैं एल ले रहा हूँ, ठीक है। एल जो ओरिजिनल लेंथ है उससे कंफ्यूज मत कीजिए, ये जो एल है वो ये लेंथ है, मतलब किसी टाइम पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर आप कुछ दूसरे वेरिएबल लिखते एस या एक्स तो उससे आसान होता। हम यहाँ पे क्या करते, एस लिखते हैं, डी एस, और ये जो लेंथ है इसको मैं एस मानता हूँ, ठीक है। और ये डी एस डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एस स्क्वायर। ये क्लियर है क्या सबको? इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। ये एफ का वैल्यू लिखा है, डॉट डीएस जो है, डीएस कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, डिस्प्लेसमेंट। सर एक क्यू तो कटना नहीं चाहिए था। फोर्स हम कैसे निकालते हैं, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्यू वन
Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस है S। तो अभी तो मैंने ये लिखा नहीं, अभी मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी Yes, मैंने sir. बस ये फोर्स लिखा है, ठीक है। समझ। अब ये ds मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स के बीच का और ds के बीच का एंगल कितना है बताइए। सर 0 डिग्री। 0 है, तो cos 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री। तो ये तो 1 ही होगा, तो इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट था, इसको बस f इंटू ds इतना ही हम लिखेंगे, cos थीटा तो 1 ही हो जाएगा। और ये s जो है वो इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था, ये बताइए। इनिशियली L था, फाइनली L/2। ठीक है, तो s जो है वो कम हो रहा है, s पहले l था और बाद में L/2 हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, कि Q1 Q2 तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/s² ds ये कितना होता है पता है किसी को? S स्क्वायर वहां आ जाएगा तो माइनस S इधर नीचे आएगा, माइनस टू माइनस नहीं रुके सर, हाँ सर, -1/s। हाँ, ये होता है -1/s। इसमें लिमिट क्या डालेंगे, L/2। यही होगा ना? हाँ, यस सर। ये s यहाँ पे है, s कम हो रहा है, पहले l था बाद में L/2 है, तो ये ds जो है ये चेंज है ना, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ds जो है वो क्या है, चेंज है, लेकिन वो कम हो रहा है, मतलब s जो है वो कम हो रहा है, पहले ज्यादा था बाद में कम हो रहा है, तो इसलिए हम ds जो है उसको -ds लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय n। तो फाइनल आंसर होगा ये जो हेलो कैपिटल सर। F है वो कितना वर्क डन करेगा, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय n। इसमें डाउट है किसी को? अगर इंटीग्रेशन आता है तब तो कुछ डाउट नहीं होगा, वर्क डन का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन f.ds, उसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? रुकिए सर, वो आपने जो f.ds लिखा है वो हाँ, पूरा वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है, क्या मतलब आपने s उसी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने बाद में किस टाइम पे? ना आपके हिसाब से सर वर्क मतलब जो फोर्स है वो कांस्टेंट है पूरे टाइम, सिर्फ s चेंज हो रहा है। f तो चेंज हो रहा है ना। हाँ वो तो चेंज हो रहा है,
और हाँ, फोर्स भी तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है फोर्स कैसे चेंज हो रहा है? सर, दो मतलब चार, छोटा। आपका हेलो, डाउट क्या है? डाउट ये है कि सर वो भी चेंज हो रहा है कि ना फोर्स। फोर्स ही तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए तो ये फॉर्मूला यूज किया। फोर्स कांस्टेंट होता तो सिर्फ एफ डॉट एस कर देते ना। हाँ, तो फोर्स किसके वजह से चेंज हो रहा है? डिस्टेंस की वजह से, इसलिए आपने ds लिखा, लेकिन फोर्स हाँ, में डी नहीं लिखा है। फोर्स तो चेंज हो रहा है क्योंकि ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। सर फोर्स को ना dv लिखते हैं, फोर्स को भी डी लिखते हैं। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो तो ये सर। वर्क डन का फॉर्मूला ना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बताइए अब क्या डाउट था आपका? तो मेरा डाउट है कि फोर्स को भी मतलब चेंज हो रहा है, तो उससे भी डी मतलब डी एफ रखना चाहिए था। फोर्स को डी एफ रखना चाहिए था। हाँ। ठीक है, हम ये देखते हैं फोर्स को डी एफ क्यों नहीं रखा। ये तो वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। वर्क डन जो है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस क्यू होता है, इसमें डी एफ क्यू नहीं होता, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, यस सर, डी एफ चाहिए था। हाँ। तो पहली बात, नॉर्मल वर्क डन होता है जब फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस होता है ना। हाँ, यस सर। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, इस पे एफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है एस। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब इस केस में जैसे है, तो वर्क डन डायरेक्ट एफ इंटू एस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिया है कि एफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? पहले ये F1 था सपोज, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S1। ठीक है, S1 डिस्प्लेसमेंट के बाद ये फोर्स क्या हो जाता है? F2 हो जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया हम लोग, अब इस पे F2 एक्ट करता है। ठीक है, अब इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? F1 S1 प्लस F2 इंटू जो बाद में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो H2। ठीक है, तो यस सर। अगर हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इक्वल मतलब बहुत छोटा पार्ट लेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट का, तो उसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ से कि डीएस फोर्स तो को कांस्टेंट मानेंगे। आपको अगर इस का ग्राफ दिया है तो इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन दिया है ग्राफ, तो वर्क डन कितना होगा? हाँ, एफ इंटू डी एस। ये एफ है और ये डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एस, तो वर्क डन हम एफ इंटू एस लिखते हैं ना, तो ये वर्क डन क्या होता है? इसके अंदर का एरिया होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड करना, ये आपको पता है। ठीक है, अगर एफ कांस्टेंट नहीं है, अगर एफ इस तरह है कुछ, तो भी अगर हमें वर्क फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इसका तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लाते हैं, कर देंगे। हाँ, इंटीग्रेशन से कैसे फाइंड करेंगे? ये अगर बहुत ही रैंडम कुछ कर्व दिया है सर, तब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे? ये एफ का वैल्यू जो भी है वो इनटू एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट ds। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये f डॉट s जो है, इसमें अगर कैपिटल F अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है वो कैलकुलेट करेंगे। वो कितना होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब ds, और उस टाइम पे जो फोर्स होगा वो फोर्स, और इसी को हम ऐसे सारे छोटे छोटे वर्ड्स को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करने को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट ds। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये तो आपने पहले पूछना चाहिए था डाउट वर्क पावर एनर्जी क्लास में। ठीक है, तो इसका कितना वर्क डन आया था कि Q1 Q2 by L, ये वर्क डन आया ना। हाँ, माइनस इसके पहले जो इक्वेशन आया था, माइनस था सर आगे ना। नहीं माइनस, ये इक्वेशन था। ये इक्वेशन आया था ना। ठीक है, ये इक्वेशन आया सबका। हेलो सर लेकिन हाँ सर, आ गया। इंटीग्रेशन में, सर इंटीग्रेशन में तो फाइनल माइनस इनिशियल ना करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने मतलब फाइनल की जगह इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। हमने फाइनल माइनस इनिशियली किया, लेकिन सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आया, क्योंकि वो एक माइनस भी था, क्योंकि ds कम हो रहा है। अभी अभी तो सॉल्व किया ना आपने, अगर नोट किया होगा तो आपको पता चलेगा यही था। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी सेम क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा कि ये स्मॉल q जो है वो इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, हमें पता नहीं मतलब कहाँ पे, वो बहुत ज्यादा दूर है। अब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से L डिस्टेंस तक हमने लाया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यूज करके, मतलब ये कैपिटल Q से L डिस्टेंस पे लाया। ठीक है, तब हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इस स्मॉल q को यहाँ पे लाने के लिए, वो कितना होगा। बताइए, ये तो भी सॉल्व किया है, इसी में आप बस वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इनफिनाइट से ला रहे हैं तो उसका जीरो ना होगा, क्योंकि पता नहीं किधर से। हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट था, और फाइनल डिस्टेंस क्या हो गया, L हो गया। तो हम इसी फॉर्मूला में डाल देंगे कि Q1 Q2, और ये क्या है, 1 बाय, ये फाइनल डिस्टेंस है ना, तो 1 बाय फाइनल डिस्टेंस L है, माइनस 1 बाय ये इनिशियल डिस्टेंस था जब हमने ये कैलकुलेट किया था, तो इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो ये 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, K Q डिवाइडेड बाय L। ये समझ में आया क्या। यस। ये क्या है, 1 बाय फाइनल डिस्टेंस माइनस 1 बाय इनिशियल डिस्टेंस, यही है ना। इसी में बस हमने इनिशियल इनफाइनाइट डाल दिया और फाइनल एल डाल दिया, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना कि स्मॉल क्यू को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एल डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, ये होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल। ठीक है,
अब सिमिलर क्वेश्चन है कि इस स्मॉल क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है ना, इसकी वजह से इस तरफ लग रहा है, ऑपोजिट की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा? अगर ये स्मॉल क्यू को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एल डिस्टेंस तक लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्मॉल क्यू पे जो एक्ट हो रहा है वो कितना वर्क डन करेगा? हेलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे बस बताइए। सर DQ के बाद कौन फोर्स निकालना है वर्क डन? क्या? मतलब जो छोटा DQ है उसके बाद का फोर्स? छोटा क्यू है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कितना वर्क करेगा अगर हम ये चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से एल डिस्टेंस तक लाते हैं? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही सर फोर्स पहले निकालेंगे और फिर DL रखेंगे, उसमें इंटीग्रेट करेंगे। इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है क्या? नहीं वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट मतलब लेंगे, फिर DS तो ले रहे हैं वेरिएबल। हाँ हाँ सर, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है लेकिन DS मान लेंगे, फोर्स कांस्टेंट और DS को वेरिएबल ले लेंगे। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और तब तो वही सर लगाएंगे जो अभी फार्मूला आया था, इंटीग्रेशन F डॉट ds ये लगाएंगे ना? हाँ, यस सर। क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तब क्या लिखेंगे? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और r क्या है? इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे ये फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तब अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका भी वर्क इंटीग्रेशन से तो आपके पास वो आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं बाद में, वो होगा माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय L। ये आंसर आएगा, इस जस्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते, कैलकुलेट कर सकते होमवर्क लेके। ये और नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन यस सर cos 180 है इसमें। cos क्या है? 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री किस किस के बीच में एंगल है? सर लेंथ मतलब S के और मतलब फोर्स के बीच में। फोर्स का डायरेक्शन ये है ना? हाँ यस सर, तो लेंथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक आए हैं पास में, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो ये वर्क कैसा होगा? माइनस KQQ डिवाइडेड बाय L। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। सर एक बार फिर समझाइए सर। क्या? एक बार फिर से समझाइए। ये क्या? यस सर। हाँ, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है? जो कैपिटल स्मॉल q पे लगा रहा है। अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा ना?
और स्मॉल क्यू का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक आया है, ठीक है। तो वो जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला से F.ds, तो आपको ये आंसर मिलेगा। आप ये कर सकते हैं, होमवर्क ले लीजिए। सिमिलर कैलकुलेशन होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो हम एक और टर्म बस आज डिफाइन करेंगे, हम बाद में देखेंगे उसके बारे में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के रेफरेंस में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना? mgh होता है। सपोज ग्राउंड से अगर h हाइट पे मास m है, तो इस मास का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है सर। mgh है ना। एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिव टर्म है, हम बोल नहीं सकते कि इस मास का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है इससे इस मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh से ज्यादा है, ये बोल सकते हैं। अगर हम ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर हम 0 मानते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि इस मास का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh। लेकिन एब्सोल्युटली पोटेंशियल एनर्जी किसी का नहीं होता, नहीं है इसमें। ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ये क्लियर है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटिव है, हम पोटेंशियल एनर्जी का बस डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राउंड पे जो कोई ऑब्जेक्ट है उससे इस मास का पोटेंशियल एनर्जी mgh से ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटिव होगी, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो डिफाइन करते क्या होता है। तो अगर इसी केस में अगर हम देखेंगे, ये स्मॉल p जो है हमने पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अब वो स्मॉल l डिस्टेंस पे आ गए, तो चेंज जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, चेंज क्या होगा इसका, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्टेंस l है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस l माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस इंफिनिटी। मतलब ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है l और इनिशियल था इंफिनिटी, ठीक है। तो इसे हम डेल्टा p लिख सकते हैं ना। यस हाँ? सर। तो ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क तो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसी का जो नेगेटिव होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा कि Q डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस इनिशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी थी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो अगर करेंगे तो वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस स्मॉल क्यू को यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो हम देखेंगे, आज तो सिर्फ डेफिनेशन है, और देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप होमवर्क के लिए ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाँ बताइए। सर आप कौन से स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं? ये 9th स्टैंडर्ड का टाइम था ना, 2 10? हाँ, आपका क्लास 5 मिनट्स में शुरू होगा, रुक जाइए। ठीक है, ओके सर। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आप ये ले लीजिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।